सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागीदार न बने। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। मैं श्रीमती महेश्वरी शतरंज व्याख्याता पंचायत संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमता, जिला जशपुर। हमने पिछले कक्षा में समास और उनके प्रकारों में से अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रायः प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तर पद के अर्थ को निश्चित करता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रथम पद जिस विभक्ति में होता है, उसी के नाम पर समास का नामकरण होता है। अर्थात तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीय से सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। इस आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। इसका पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से मिलता है, इसीलिए इसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण है ग्रामः गतः, जीवन प्राप्तः। तो इसको हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाता है ग्रामं गतः जीवनम प्राप्तः। अतः हम देखेंगे कि इसके पूर्व पद में आया है ग्रामम और दूसरा का है जीवनम, तो ये दोनों पद जो है द्वितीय विभक्ति का है, इसीलिए इसे हम कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में भी उसका पूर्व पद तृतीय विभक्ति में मिलता है, इसी कारण इसे तृतीय तत्पुरुष समास के श्रेणी में रखते हैं। इसका उदाहरण है विद्याहीनः ज्ञान शून्यः। इसको समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विद्याहीनः का विद्या हीनः, ज्ञान शून्य का ज्ञानेन शून्यः। हम इसमें देखेंगे कि इसका भी पूर्व पद में जो है वो तृतीय विभक्ति का है, इसीलिए इसको हम तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे। उसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में भी पूर्व पद जो है वह चतुर्थी विभक्ति का है, इसी कारण इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे पाठशाला विप्रदानम। तो इसको हम समास विग्रह करेंगे तो पाठशाला, पाठशाला का हो जाएगा पठायशाला। विप्रदानम, विप्रदानम का होगा विप्राय दानम। अर्थात हम इसमें देखेंगे पठाय विप्राय, इस प्रकार का पद है जो कि चतुर्थी विभक्ति का है, इसीलिए हम इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहेंगे। उसके बाद पंचमी विभक्ति, अर्थात जिस समास में पूर्व पद पंचमी विभक्ति से मिलता है, उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहेंगे। इसका उदाहरण है व्याघ्र भयम रोग मुक्तः। तो इसको भी हम समास विग्रह कर सकते हैं, जैसे व्याघ्र भयम का व्याघ्रात भयम, रोग मुक्तः का रोगात मुक्तः। तो इसमें भी पूर्व पद जो है व्याघ्रात रोगात, ये दोनों जो पूर्व पद है वह पंचमी विभक्ति से मिलता है, इसी कारण इसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद पांचवा में आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसका भी पूर्व पद जो है वो षष्ठी विभक्ति से मिलता है, जिसके कारण से इसे हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका भी उदाहरण है राजपुरुषः परोपकारः। इसको भी हम समास विग्रह कर सकते हैं राजपुरुषः। राजपुरुषः का है राज्ञा पुरुषः परोपकारः, परेशान
उपकारः। तो इसमें भी पूर्व पद जो आया है राज्ञा परेशान, यह षष्ठी विभक्ति का है, इसीलिए इसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद छठवां में आता है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में भी पूर्व पद सप्तमी विभक्ति से मिलता है, जिसके कारण से इसे हम सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका भी उदाहरण है जैसे शास्त्र निपुणः व्यवहार कुशलः। तो इसको समास विग्रह करेंगे तो शास्त्र निपुणः का हो जाएगा शास्त्रेषु निपुणः, व्यवहार कुशलः का हो जाएगा व्यवहारे कुशलः। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका भी पूर्व पद जो है सप्तमी विभक्ति का है, जिसके कारण से हम इसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत और समास आता है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में जब तत्पुरुष का पहला पद कोई ऐसी संज्ञा या कोई ऐसा अव्यय हो जिसके न रहने से उस समास के द्वितीय पद का वह रूप नहीं रह सकता, तब उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रथम पद उपपद होता है तथा द्वितीय पद कृदंत होता है। क्रिया रूप नहीं, परंतु यह उत्तर पद ऐसा पद होता है जो प्रथम पद के न रहने पर असंभव हो जाए। यथा जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः। यहाँ समास में कुंभ और कारः दो पद है। कुंभ उपपद है, कारः कृदंत है। यदि पूर्व में कोई उपपद नहीं हो तो कारः अपने आप में अकेले प्रयुक्त नहीं हो सकता, केवल कुंभ या अन्य उपपद के साथ ही इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। और इसमें उदाहरण है जैसे धनम ददाति इति धनदः धन देने वाला, दीनम करोति इति दिनकरः दिन करने वाला, सम करोति इति शंकरः शांत करने वाला। तो इसमें हम जो उदाहरण दिए हैं उसका जो पूर्व पद है धनम दिनम सम, तो ये शब्द के नहीं रहने पर उसका जो उत्तर पद है वह स्वतंत्र रूप से उसका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो सकता। इसी कारण इसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। नन तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का एक भेद नन समास है। नहीं अर्थ वाले नन का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नन समास कहते हैं। नन के बाद व्यंजन हो तो नन का अशेष रहता है। इसको निम्न उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अब्राह्मणः अनादरः अप्रियः अनावश्यकः। इसको हम निम्न प्रकार से समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे अब्राह्मणः को न ब्राह्मणः, अनादरः को न आदरः, अप्रियः को न प्रियः और अनावश्यकः को न आवश्यकः। इस प्रकार हम नन तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। उसके बाद कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें निम्न बातें ध्यान देना चाहिए। इसमें दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं, इसीलिए इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। यथा कृष्णः सर्पः बराबर कृष्ण सर्पः। यहाँ कृष्ण और सर्प समान विभक्ति के पद हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। कृष्ण विशेषण है, सर्प विशेष्य है। इस समास में उपमान और उपमेय पदों का भी समास होता है। उपमान पूर्व पद भी होता है, घनश्याम, और उत्तर पद भी मुख कमलम। इस प्रकार इनके और
उदाहरण यहाँ पर हम उदाहरण में दिए हैं, जैसे नील गगनम महाज्ञानी। तो इसको हम निम्न प्रकार से समास विग्रह कर सकते हैं। नील गगनम का नीलम गगनम, महाज्ञानी का महान ज्ञानी। इस प्रकार इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूर्व पद नीलम और महान वो विशेषण है, और उसका जो उत्तर पद गगनम और ज्ञानी यह विशेष्य है। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास प्रायः समाहार अर्थात समूह अर्थ में होता है। समाहार द्विगु एक वचनात् होता है, अर्थात हम निम्न उदाहरणों से इसको समझ सकते हैं। त्रिलोकी, त्रिभुवनम, पंचपात्रम, पंचवटी। इसको निम्न प्रकार से हम समास विग्रह कर सकते हैं। त्रिलोकी का त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह। त्रिभुवनम का त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह। उसी प्रकार पंचपात्रम पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वटों का समूह। इस प्रकार इन उदाहरणों में हम देखेंगे कि इसका जो पूर्व पद अर्थात प्रथम पद जो है संख्यावाची है, इसलिए हम जान सकते हैं कि यह द्विगु समास का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद या सभी पदों का अर्थ प्रायः प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का अर्थ करने पर बीच में और अर्थ निकलता है। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थात इतर पद च से जुड़े होते हैं, वहाँ समास होने पर समस्त पद का वचन उनकी संख्या के अनुसार तथा लिंग के अंतिम पद के अनुसार होता है। इसको भी हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे पिता पुत्रौ, धर्म अर्थ काम मोक्षः, बालकौ, अहिन कुलम। इसको भी हम निम्न प्रकार से समास विग्रह कर सकते हैं। पिता पुत्रौ को पिता च पुत्रश्च, धर्मार्थ काम मोक्षः को धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, बालकौ को बालिका च बालश्च, अहिन कुलम को अहिश्च नकुलश्च। इस प्रकार हम द्वंद्व समास को देखेंगे कि इसका जो दोनों पद जो है वह प्रधान है। अब हम अगले समास अंतिम समास बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास, जिस समास में समस्त होने वाले पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें समस्त होने वाले सभी पद मिलकर किसी अन्य पद के विशेषण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, यहाँ समस्त होने वाले दोनों पद पीत और अंबर मिलकर किसी अन्य पद विष्णु की विशेषता बताते हैं। इसको और हम उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे दिगंबरः, श्वेतांबरः, चक्रपाणिः, चंद्रशेखरः। इसको समास विग्रह कर सकते हैं। दिगंबरः को दिग अंबरम यस्य सह, श्वेतांबरा को श्वेतम अंबरम यस्य सा, चक्रपाणिः को चक्रम पाणौ यस्य सह, चंद्रशेखरः को चंद्रशेखरे
यस्य सः। इन सभी उदाहरणों में किसी अन्य पद की विशेषता बताया गया है, इसीलिए इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं।